मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे डॉक्टर का या तो लाइसेंस जब्त करें या उनको वार्निंग मिले, जो एक तो खुद को पहले कार्डियोलॉजिस्ट क्लेम करते थे, आजकल उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट क्लेम करना बंद कर दिया है। और साथ ही साथ मैं कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से भी अपील करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति इस तरीके के लांछन लगा रहा है प्रोफेशन में, इसके लिए कुछ न कुछ एक्शन ली जाए और एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया जाए। नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो एक कार्डियक सेकंड ओपिनियन रिएक्ट्स वीडियो। ये वीडियो का रिएक्शन मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे जैसा डॉक्टर भी अगर इस चीज़ के बारे में नहीं बोलेगा, तो जो समाज में अवैज्ञानिक बातें हो रही हैं और अवैज्ञानिक बातों को प्रमोट करके कुछ लोग जो अपना धंधा चला रहे हैं, बिज़नेस चला रहे हैं, उसको एक्सपोज़ करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट कई लोगों को शायद पता हो ना हो, बट मैंने यूट्यूब में वीडियो बनाना ही शुरू इसलिए किया था कि मैंने बहुत मिस इन्फॉर्मेशन देखी थी यूट्यूब में बाय सो कॉल्ड डॉक्टर्स। अब देयर इज़ समवन हू इज़ अ पीएचडी डॉक्टर, वो अपने आप को डॉक्टर लिख के हेल्थ समझाते हैं, कार्डियक हेल्थ के बारे में समझाते हैं। देयर इज़ समवन जो आज मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, मिस्टर बिमल छाजड़। दिस गाय इज़ अ डॉक्टर हू इज़ अ एमबीबीएस, उसके बाद में एमडी फिजियोलॉजी की और खुद को कार्डियोलॉजिस्ट क्लेम करते रहे सालों तक। कार्डियोलॉजिस्ट क्लेम करते उन्होंने जो भी एम्स का नाम लेके फर्जी तरीके से डॉक्टरी करते हैं और गलत चीज़ें सिखाते हैं समाज में, जिसके चलते समाज में कितने ज़्यादा बीमार लोग आते हैं। तो आज इसी व्यक्ति ने, जो कि मुझे लगता है ही इज़ टोटल बट आई डोंट नो अबाउट द करेक्ट है या नहीं ये वर्ड उनके लिए बोलना, बट एट द सेम टाइम जो मिस इन्फॉर्मेशन वो फैला रहे हैं उसके खिलाफ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये जो वीडियो आया था, सबसे पहले तो सी स्पोर्टिंग आइकॉन जसपाल राणा की डेथ का हर किसी को दुःख है। 14 एंड ही वाज़ इवन यंगर देन मी। अब 49 की एज में किसी की डेथ हो जाए, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट हर केस में कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं एंड टेक्निकलिटीज़ आर नोन बेस्ट टू द टीम जो उनको ट्रीट कर रही थी। जहाँ तक मुझे पता है, मैक्स हॉस्पिटल साकेत में ये मरीज एडमिट हुए थे, जसपाल राणा जी। उनका एक स्टेंटिंग भी किया गया था और उस स्टेंटिंग के बाद में 10वें दिन पे एक और प्लान था स्टेंट का एंड इसी बीच में उनकी डेथ हो गई। नाउ इट इज़ अ वेरी, वेरी सैड थिंग कि किसी की हॉस्पिटलाइज़ेशन के दौरान डेथ हो। पर देखिए, ये जो प्रॉब्लम है हार्ट अटैक, इसमें पहले अटैक में 17% लोग मरते हैं और जो बच गए 83% वो अस्पताल पहुंचने के बाद में, अगर कोई स्टेंटिंग हो रही हो या बायपास हो रही हो, हर प्रोसीजर की इनहेरेंट रिस्क होती है। स्टेंटिंग में भी और बायपास में भी 0.5 टू 1% डेथ के चांसेस होते हैं और ये हर मरीज को बताया जाता है कि ये इतना इस रिस्क के साथ ही ट्रीटमेंट हो रहा है। पर्टिकुलरली जहां तक जितना मैंने सुना है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग टीम में जिन्होंने स्टेंट डाला था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी शेयर भी की थी, मैंने उसके बारे में सुना था। एंड मोटे तौर पे जो बताया था कि द एंड में जो हुआ वो कार्डियक रप्चर था। कार्डियक रप्चर अगर अचानक से हो तो कई बार हो सकता है कि मौका ही नहीं मिले कि उस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर तक भी ले जाए। इट इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ व्हाट एक्चुअली वेंट ऑन, वो तो जो टीम ऑपरेट कर रही थी उन्हीं के बस में है, वही बता सकते हैं। बट जितना मैंने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में जो बातें कही हैं इस व्यक्ति ने, मुझे बहुत ही खराब लगी। मॉडर्न मेडिसिन फेल नहीं है, मॉडर्न कार्डियोलॉजी फेल नहीं है, मॉडर्न ट्रीटमेंट फेल नहीं है। इसको फेल बता के चाहिए वर्ड यूज करके जिस तरीके से ये समाज में कि एज इफ स्टेंटिंग करवाओगे तो मर जाओगे। देखिए, मैं खुद एक हार्ट सर्जन हूँ, मैं स्टेंट नहीं करता हूँ। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आज तक इमरजेंसी में जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो और अस्पताल पहुंचाए हो, ऐसे में सबसे ज्यादा लाइफ सेव की है इसी एक प्रोसीजर में, स्टेंटिंग। जी हाँ, जो मरता हुआ मरीज है उसको अगर उस समय पे आप स्टेंट से नस को खोल दो, नस को खोल के उसमें स्टेंट लगा दो, तो कई सारी जानें बची हैं पास्ट में और फ्यूचर में भी बचती रहेंगी। ये अंडरलाइंग फैक्ट है। ऑफ कोर्स ऐसे व्यक्ति, ऐसे डॉक्टर्स बहुत सारे हैं जो अननेसेसरी स्टेंट्स भी डालते हैं, बट ये क्लेम करना कि जसपाल राणा की मौत स्टेंटिंग के कारण हुई या स्टेंट के बावजूद, इट इज नॉट द राइट अप्रोच। कोई भी प्रोसीजर हो उसमें हमेशा इनहेरेंट डेथ की रिस्क रहती है। तो ये जो व्यक्ति हैं खुद तो कार्डियोलॉजिस्ट है नहीं, पहले तो उनको ऐसी बात बोलने का अधिकार ही नहीं है, बट अगर बोलते भी हैं तो जिस तरीके से वो सिखाते हैं जीरो ऑयल, अरे भाई जीरो ऑयल नहीं होता, देयर इज समथिंग कॉल्ड एसेंशियल फैटी एसिड्स। जीरो ऑयल का प्रोपोनेंट कर करके लोगों को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खिला रहे हो, जो इनकी रेसिपीज होती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये चीज समझ लीजिए, जिसको कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट ही नहीं पता है वो स्टेंट के बारे में कमेंट कर भी कैसे सकता है? दैट इज नॉट अ फेयर थिंग। मुझे ऐसा लगता है ये व्यक्ति हर कभी भी कोई भी सेलिब्रिटी की जब मौत होती है ना, तो होता है ना कुछ की लाश के ऊपर भी कुछ नोचने के लिए लोग आ जाते हैं, वैसा बना रहा है। कोई भी अनफॉर्चुनेट डेथ होती है, कार्डियोलॉजिस्ट की भी डेथ हुई थी पास्ट में, कार्डियक सर्जन की भी डेथ हुई थी पास्ट में, सेलिब्रिटीज की डेथ होती है, हर बार एक वीडियो बना के लोगों में वो और डर बैठाकर अपने आप अपना बिजनेस बढ़ाने का व्यापार करते हैं। सो मुझे वो फीलिंग आती है इसमें, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। देखिए, कोई भी अमर नहीं है। चांसेस कि मैं भी हार्ट अटैक से मरूंगा इज 1/3। अभी तक मुझे कोई हार्ट की बीमारी नहीं है और चांसेस कि आप खुद भी हार्ट की प्रॉब्लम से या फिर किसी और प्रॉब्लम से जान जा सकती है, वो भी 1/3 है। The percentage of people dying from cardiovascular disease is so high
1/3 ऑफ द पीपल डाई बिकॉज ऑफ दैट। सो ये जो बिमल छाजर ने बोला है कि 30 साल के व्यक्ति ने सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करानी चाहिए। अब 30 साल के व्यक्ति में अगर आप सीटी एंजियोग्राफी कराओगे तो लो रिस्क इंडिविजुअल में सीटी एंजियोग्राफी करने से 1000:1 इज द चांस कि उसकी किडनी खराब होगी एंड थोड़ी बहुत कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी होगी जो आज बुरा नहीं होगी बट बुढ़ापे में जाके उसकी किडनी खराब करेगी। उसका चांस 1 to 2% है। तो किसी की किडनी खराब हो जाए 1 to 2% चांस है, ऐसे आप सीटी एंजियोग्राफी क्यों कराना चाहते हो, वो भी 30 साल के व्यक्ति में? दिस इज रबिश। सीटी एंजियोग्राफी शुड बी डन आइडियली आफ्टर 40 years of age, जहाँ पे एटलीस्ट चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ डिजीज इज सिग्निफिकेंट। अगर आप ऐसे ही हर किसी की सीटी एंजियोग्राफी कराते रहोगे तो आप समाज में किडनी डिजीज का बर्डन बढ़ा रहे हो। कुछ तो वैज्ञानिक बात करो यार, ये कोई साइंटिफिक बात हुई? ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा है कि भाई एक बंदर के हाथ में आपने एक हथौड़ी दे दी तो हर जगह जाके कीली ढूंढता ठोकने के लिए। दिस इज रबिश। सो आई एम वेरी एंग्री एंड इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरा जो क्लियर कट आपको कहना है वो ये है कि इस व्यक्ति की बातें आप मत सुनिए। ही इज नॉट अ क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट। इनफैक्ट मैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अपील करूंगा कि भाई ऐसे वीडियो बनाने वाले डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कुछ तो एक्शन लेनी चाहिए और हो सके तो उनका लाइसेंस भी बंद करना चाहिए। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से ये व्यक्ति हमारे प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा है ये बिल्कुल गलत है और ये एक समाज में पैनिक करके अपना बिजनेस बनाने के अलावा और कोई बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के लिए इवन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कुछ न कुछ या तो स्टेटमेंट देना चाहिए, इनको रिस्ट्रेन करवाना चाहिए। मेरी अपील है इन सबसे। इफ यू सी इन पास्ट, जब भी कोई भी सेलिब्रिटी की डेथ होती है, यंग सेलिब्रिटी की डेथ होती है, एक वीडियो बना देते हैं। समाज में डराने के लिए इन्होंने पहले भी कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो डरा कर अपने यहाँ दवाई बुलाकर महंगा 1.5-2 लाख का इलाज करते हैं और फिर उससे कोई ठीक नहीं होता। मेरे पास पिछले 15 साल में कम से कम 8-10 ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने इनके साउल में जाके ECP और सम ड्रिप थेरेपीज लाखों रुपए खर्चा करके कई हफ्ते लगा के हार्ट खराब हो जाने के बाद फिर हमारे पास मरीज आते हैं। सो ये जो ट्रीटमेंट देते हैं वो फेल है, इतना मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। बीइंग अ कार्डियक सर्जन आई एम टेलिंग यू कि जो ट्रीटमेंट ये लोग दे रहे हैं लाखों रुपए जनता से बर्बाद करवा के, वो ट्रीटमेंट पक्का फेल है। उससे कोई ब्लॉक रिवर्स नहीं होते। दे क्लेम ब्लॉक रिवर्स कर देंगे, आपके लिए नेचुरल बाईपास बना देंगे। आई टेल यू 99% ऑफ दोज पेशेंट्स में बिफोर एंड आफ्टर का अगर एंजियोग्राफी करेंगे कोई फर्क नहीं होगा और 1% भी जो होगा वो नेचुरल प्लाक रेगुलेशन किसी में हो सकता है। सो बिफोर एंड आफ्टर अगर 1 साल बात करो तो जो मिनिमम नेचुरल प्लाक रेगुलेशन होता है दैट इज ऑल दे कैन अचीव, जो कि दवाइयों से वैसे भी अचीव हो सकता है। उसके लिए आपको ECP और कोई जो कीलेशन थेरेपीज की जरूरत नहीं होती है। सो समाज से, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये अपील है कि ऐसे डॉक्टर्स को नहीं दिया जाना चाहिए और इस तरीके के वीडियोस पोस्ट करना बिल्कुल गलत है। सो साइंटिफिकली स्पीकिंग आई विल जस्ट टेल यू द पॉइंट्स। देखिए, पहले अटैक में लगभग 17% लोगों की जान जाती है। ये पहला अटैक जो झेल पाए 83% लोग अस्पताल पहुंच पाते हैं और उनका आगे इलाज होता है। अगर इनकी बातें मान ली किसी ने कि भाई पहले घंटे में ही आप स्टेंट का फायदा, उसके बाद कोई फायदा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। देयर इज अ कॉन्सेप्ट लाइक ऑनगोइंग इश्कीमिया। सो व्हेनेवर यू हैव एविडेंस कि भाई दर्द हुआ मरीज को, अब वो पहले घंटे में नहीं पहुंचा, तो हम ये मानते हैं कि गोल्डन आवर रूल इज अ अफोरिज्म, बट यूजुअली 6 घंटे से पहले जो व्यक्ति पहुंच गया उसमें काफी अच्छा बेनिफिट दिया जा सकता है। एंड टिपिकली ये माना जाता है कि 24 घंटे बाद जो आए मरीज, उसमें हर किसी केस में आपको वेस्कुलराइजेशन नहीं करना है। इट हैज टू बी कस्टमाइज्ड और केटर्ड टू द पीपल। अब मुझे नहीं पता जसपाल राणा के केस में क्या था इन सिनेरियो, बट अगर 24 घंटे बाद भी, 48 घंटे बाद भी, इफ वी हैव द एविडेंस कि देयर इज ऑनगोइंग इश्कीमिया, पेशेंट को अभी भी छाती में दर्द हो रहा है, जो कि मुझे बताया गया कि भाई एयरपोर्ट से सीधे वो हॉस्पिटल गए क्योंकि दर्द हो रहा था। तो दर्द हो रहा है मतलब मसल जिंदा है, जो मसल मर चुकी है उसमें दर्द नहीं होता। सो इफ देयर इज एविडेंस ऑफ ऑनगोइंग इश्कीमिया, द वेसल शुड बी ओपन्ड। अब कई बार ऐसा होता है ऑनगोइंग इश्कीमिया में अगर सपोज स्टेंटिंग से नहीं ओपन हो पाए तो बाईपास से ओपन करनी पड़ती है, बाईपास सर्जरी से ब्लड फ्लो पहुंचाना पड़ता है। सो ऑनगोइंग इश्कीमिया एंड कंटिन्यूइंग चेस्ट पेन इज अ इंडिकेशन ऑफ पुटिंग अ स्टेंट और डूइंग अ बाईपास। ये कहना कि 1 घंटे बाद स्टेंट का कोई फायदा नहीं होता इज टोटली नॉन साइंटिफिक एंड इट इज मिस इन्फॉर्मेशन। इस मिस इन्फॉर्मेशन को जनता तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये मिस इन्फॉर्मेशन के चलते कई लोग जान खोने वाले हैं और मेरा आज का टोन टेनर इसीलिए ही ऐसा है कि भाई ऐसे वीडियो बना के आप लोगों को मारना चाहते हो। भाई जिसको छाती में दर्द हो रहा है, पता चल चुका है हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको आप ऐसी इमरजेंसी में स्टेंट नहीं डलवाए। दिस इज टोटली रबिश। मेरे पहले के कई वीडियोस में मैं कह चुका हूं कि इमरजेंसी में जो पहला डॉक्टर मिले वो आपका भगवान होता है। वेदर बाय थ्रोम्बोलाइसिस और बाय स्टेंटिंग, जिस भी तरीके से ब्लड फ्लो आपको बढ़ा सके, इमरजेंसी में डॉक्टर को डाउट नहीं करना है। और ये व्यक्ति आपको वो डाउट क्रिएट कर रहे हैं जस्ट अपना धंधा बढ़ाने के लिए। ऐसी बातें मत मानिए।
आई नो मैं आज यूजुअल से थोड़ा ज़्यादा एंग्री हूँ, बट वो इसीलिए ही बिकॉज़ जब आप इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन देखते हो तो बुरा लगता है। साइंटिफिकली स्पीकिंग जो एल्गोरिदम है, मेडिकल एल्गोरिदम है कि इमरजेंसी में एंजियोग्राफी शुड बी डन इफ द सस्पिशन इज दैट इट इज इस्केमिक पेन, और उसमें अगर अपना पेन अभी भी चालू है, ऑनगोइंग इस्कीमिया है, तो इट शुड बी रीवस्कुलराइज्ड। अब ऐसे केसेस में रीवस्कुलराइजेशन के बाद में अगर एक्सटेंट ऑफ डैमेज वाज हाई, सपोज पहले 100% में से 80% मसल मर चुकी थी, बाकी 20 को तो बचाना जरूरी है, और ऐसे में स्टेंट डाला आपने, तो 0.5 to 1% केसेस में ये नोन कॉम्प्लिकेशन है कि जो हिस्सा मर चुका है इट कैन डहेज। अब उसमें कभी कभी छेद बन जाता है दोनों लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर बोलते हैं, या फिर फ्री वॉल रप्चर, लेफ्ट वेंट्रिकल की फ्री वॉल रप्चर, कि भाई दिल की दीवार ही फट गई। जब दीवार फट गई तो उसमें भी जान जा सकती है, नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। अब ये अलग अलग है डिबेटेबल कि टाइमिंग कैसी होनी चाहिए थी, क्या स्टेंट लगे, स्टेंट के बाद में चेक एंजियोग्राफी कब करनी चाहिए थी। अब ये सारे फैक्टर्स तो वो जो ऑपरेटिंग टीम है उन्हीं को ही पता होगी, बट ये जो इन्फॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन करके बेचा जा रहा है, दैट इज रॉन्ग एंड आई एब्सोल्युटली अबहॉर दिस।